अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का शुमारा एक्सपर्ट एडवाइस मेरे यानी कि शाह सबरीन के साथ, और मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस में हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जो पूरी दुनिया में अपने हुनर का और अपनी पैशन का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एजाज़ आशाई साहब की, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ इंडिया के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट में उनका नाम आता है। उन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की हुई हैं और आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन की, जो कि उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी की वर्ल्ड में दिया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर एजाज़ आशाई साहब से। सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें कि व्हाट इज़ फ़िज़ियोथेरेपी, फ़िज़ियोथेरेपी क्या है? सी फिजियोथेरेपी इज समथिंग विच इज़ नॉन इन्वेजिव, जहाँ आपको इंटरनली कुछ नहीं करना होता है। यू वर्क विद द मसल्स, यू वर्क विद द जॉइंट्स, राइट। अभी आपने देखा होगा ये जो कायरोप्रैक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं जो ड्राई नीडलिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ये फिजियोथेरेपी के जो मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन के डिफरेंट नाम दिए गए हैं, राइट। ये डिग्री नहीं, ये कोर्सेज है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक चीज़ है जहां आपको एक मसल की नॉलेज होती है, एक जॉइंट की नॉलेज होती है, उसको आप ट्रीट करते हो विदाउट मेडिकेशंस। अब आप मुझे बोलोगे अक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक्सरसाइज, यू आर नॉट सपोज टू डू एक्सरसाइज, यू आर सपोज टू गिव रेस्ट टू द पार्ट। बट उसके साथ साथ में आपके फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट सब आ गए हैं। देयर इज अ लेजर, देयर इज अ अल्ट्रासाउंड, देयर इज अ आईएफटी, जैसे यहाँ ठंडा होता है, यू कैन यूज शॉर्ट वेव डायथेरेपी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस पेन को कम करने में। उसके बाद उस जॉइंट को मोबिलाइज करने में जो फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब होता है, रिलीज करने में, उस रेंज को पूरा लाने में, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। तो उस हिसाब से फिजियोथेरेपी इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेडिकल साइंस ओनली, राइट, वेयर यू कैन ट्रीट, वेयर यू कैन ट्रेन पीपल, वेयर यू कैन मेक देम डू फंक्शनली नॉर्मल। बट no one in this world can cure anyone, whether it's an orthopedic surgeon, whether it's a physio, whether it's a physician, because cure can be done by the God only. You can only treat medically. सर, जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, अगर स्पेसिफिकली कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें, सो आपके नज़रिए से व्हाट कैन बी द रीज़न जो इतना ज़्यादा बढ़ रही है? हर दूसरे इंसान को देखो, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, ये कॉमन हो गया है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सी, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे जो लास्ट 30 इयर्स में जो इश्यूज हुए यहाँ पे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस लेवल है, जो फैमिली इश्यूज हुए हैं, स्ट्रेस हुई है, उसकी वजह से मस्कुलर पेन बहुत बढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पे देखा लोग बहुत कम पानी पीते हैं, कि हमारी बॉडी जो है 76% वाटर की बनी है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका मस्कुलर स्टिफनेस आने ही वाला है। और उसके बाद जब आप काम करते हो तो आपकी मसल लोड नहीं ले पाती है, तो प्रेशर जॉइंट और कार्टिलेजेस पे आने लगता है, लिगामेंट्स पे आने लगता है। दैट्स वेयर द स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, अदर इश्यूज स्टार्ट्स। एडिसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको आप फ्रोजन शोल्डर बोलते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टिफ नीज, ये सब उससे ही आने लगता है। और जो हम विंटर के 3-4 मंथ्स होते हैं जिसमें आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, ठंडा रहता है, उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को सपल रख सकते हो। तो उसमें कुछ एक्सरसाइजें, जब वो फिजियो से मिलेंगे उनको कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे कि विंटर में आप एक जगह बैठते हो तो क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, कैसे कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। सो दैट्स हाउ वी कैन हेल्प देम। बात करें फिजिशियंस की और ऑर्थोपेडिक्स की, यूजुअली अगर कोई पेशेंट उनके पास जाता है तो एज पर ट्रीटमेंट वो उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरीज, सप्लीमेंट्स या फिर उनको मतलब पेन किलर वगैरह देते हैं, और जिसका असर कुछ टाइम तक रहता है। लेटर जो उनका मेन रूट कॉज होता है वो वही रह जाता है, एंड देन उनकी प्रॉब्लम एग्रीवेट होकर सर्जरीज तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपके पास सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी चीज को कर्व करने के लिए क्या कर सकता है? सी, सबसे पहले तो सब लोगों को दिमाग से निकालना चाहिए कि हमको मेडिकेशन नहीं लेना है, बिकॉज फिजियोथेरेपी का भी एक लिमिट है, हमारी एक लिमिटेशन है जिस लिमिट तक हम ट्रीट कर सकते हैं। जो इंटरनल इश्यूज है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल चेंजेस है बॉडी में, उसके लिए मेडिकेशन खाना ज़रूरी है। आपको मेडिकेशन से वो सेटल हो जाती है, इन्फ्लामेशन, पेन जो भी है। उसके बाद
आपका उस पार्ट को एक्सरसाइज करना, जो मैंने आपको बोला ना, उसको फंक्शनल नहीं, उसको फंक्शनली तैयार करना। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, राइट? स्पॉन्डिलाइटिस में आपने दवाई ले ली, इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आपको वापस जाना है इंटरव्यू करने के लिए, आपको माइक पकड़ के ऐसे खड़ा रहना। अभी मैं देख रहा हूँ आपने पूरा सपोर्ट ले रखा है एल्बो के ऊपर, आप डायरेक्टली माइक ज़्यादा देर पकड़ कोई भी नहीं पकड़ सकता, सो आपका शोल्डर एंड नेक पेन स्टार्ट होता है। सो दैट्स वेयर द फिजियो कम्स इन एक्शन। तो फिजियोज आपको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे जिससे इस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि आप अपनी फंक्शनल एक्टिविटी में इस पेन को वापस ना आने दें। ये सबसे बड़ा रीज़न है लोगों को पेन वापस क्यों होता है, बिकॉज आफ्टर हैविंग मेडिकेशन व्हेन दे आर फाइन दे फील कि अब ठीक हो गया, जो ही काम वापस करते हैं। 80-year-old के लिए ठीक है, जिसको बेड पे बैठना है खाली न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो रिटायर है उनके लिए ठीक है, लेकिन समवन हु इज यंग लाइक यू इज वर्किंग, इफ दे ही और शी हैज अ पेन, उसके बाद वो उसको स्ट्रेंथनिंग नहीं करे, उस मसल को तैयार नहीं करे काम करने के लिए, तो दिन ब दिन खराब होता जाता है। उसके बाद सर्जरी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। क्या जिन्हें डॉक्टर्स, फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक्स ने सर्जरी खाली बताया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने के बाद मेरी पर्सन्स आते हैं कि चांसेस कि ये ठीक हो जाएगा बंदा, सर्जरी की जरूरत नहीं है? सी एज आई टोल्ड यू, देयर आर कंडीशंस। अभी जब एमआरआई देखते हो ना आप, हम लोग कई बार ऐसे एमआरआईज देखते हैं जिसमें लिस्टेसिस होता है, जैसे जिसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं, ऐसे हो गए होते हैं डिस्क, बट वो इंसान सब कुछ कर सकता है, हर एक्टिविटी, मामूली पेन है, स्टिफनेस है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मैं उसको क्यों सर्जरी के लिए भेजूँ? लेकिन अकॉर्डिंग टू एमआरआई, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल कंडीशन, ही शुड गेट सर्जरी डन। बट हम लोग फंक्शनली देखते हैं। अभी आप देखोगे काफ़ी फिजियोज, अगर आप वीडियो देखो, दिखाते हैं कि आपको लंब कंप्रेशन था, सर्जरी के लिए बोला था, लेकिन फिजियो ने ट्रीट करके उसको चला दिया, राइट? वो कंडीशन एक होता है, हम हर किसी पेशेंट के साथ ये नहीं कर सकते, राइट? ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, वो गलत नहीं होते हैं, वो उसको देख के, उस रिपोर्ट को देख के, उनके कंडीशन को देख के उनको सजेस्ट करते हैं सर्जरी के लिए। बट उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर लास्ट स्टेज नहीं है, जहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो गिव देम अ चांस टू डू द फिजियोथेरेपी फॉर सम डेज। अगर आपको लगता है फिजियोथेरेपी से रिकवर हो रहा है एंड द पेशेंट इज गेटिंग बेटर, आप उनको 15 दिन के बाद वापस बुला लो। अगर आपको लगता है बेटर हो रहा है तो उनको कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है वर्स्ट हो रहा है, सेम थिंग विद द फिजियोज, अगर आपको लगता है कि 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पेन बढ़ ही जा रहा है, वीकनेस आ रही है, नमनेस आने लगी है, सो इट्स बेटर टू सेंड देम टू द ऑर्थोपेडिक्स एंड गेट द सर्जरी डन एंड देन डू द फिजियोथेरेपी। जैसे हमारा कायरोप्रैक्टिसिंग आपने ऑलरेडी कहा, और साथ ही साथ चाइनीज एक्यूपंक्चर है, जिसमें कुछ लोग तो गारंटी ही देते हैं कि वंस यू विल डू दिस, आपको सर्जरी की कोई नीड नहीं है, आप जिस भी कंडीशन में है। तो आपके नजरिए तक वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक जेन्युइन है? सी, मैं किसी भी ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट? अभी आपने देखा होगा, अभी आजकल एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, यूएस में भी 14 साल की लड़की है जिसको कायरोप्रैक्टर ने कोशिश किया मैनिपुलेट करने का एंड शी गॉट पैरालाइज्ड, राइट? आप देखोगे पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज है, नाउ शी इज ऑन व्हील चेयर। सो इट्स नॉट रॉन्ग, कायरोप्रैक्टर थिंग इज नॉट रॉन्ग और एक्यूपंक्चर इज नॉट रॉन्ग। मैंने कितनी बार देखा है डायबिटीज़ में, हाई डायबिटीज़ में एक्यूपंक्चर करते हो और पेशेंट को पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज इट्स, किसी को भी हो सकता है जो हाई डायबिटिक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी फर्स्ट कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, राइट? और जो आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे, सबसे पहली गलत बात तो ये है बोलने की कि चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, फिजिशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कायरोप्रैक्टर हो, एक्यूपंक्चरिस्ट हो, कि मैं 100% ठीक कर दूंगा आपको। इट्स नॉट दैट, इट्स एज अगेन आई एम टेलिंग, इट्स अ ट्रीटमेंट। आप बोलो कि मैं 100% ट्रीटमेंट दूंगा आपको, आप देखो कितना फर्क पड़ता है, बिकॉज आपके हाथ में कोई जादू नहीं है, राइट? आपके हाथ में कोई तस्वीर नहीं है कि आप फूंक मार के ठीक कर सको। आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपको मेडिकली मालूम होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करोगे विदाउट सेइंग दैट, सी, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस यू फील लाइक यू आर अ गॉड फॉर देम। नो, बट you are not. Patient feel you are God for them, but you are not a God for them. You have to understand you're medically treating someone, and there can be underlying problems होती है, और उस underlying problem को solve करने के लिए आप
प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ाने जाते हो कभी कभी, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। हिजामा के नाम पे या थेरेपीज के नाम पे काफ़ी सारे ब्रांचेस, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लिनिक्स खुले हैं जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और उनके जहन में ये भी साइकोलॉजिकली बैठ गया है कि मैं ठीक हो गया। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कई सारे क्लिनिक्स मैंने देखे हैं जहाँ पे आपको स्टीम थेरेपी दी जाती है, लेकिन साथ में आपको एक लंबा स्ट्रिप दिया जाता है दवाई का भी, वो भी खाओ, 10 दिन ये करो, ऐसे करो, अगले 10 दिन बाद फिर आना, फिर से वो थेरेपी, स्टीम कोल्ड थेरेपी। वो किस हद तक ठीक है और लोगों को कितनी अवेयरनेस की जरूरत है कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए बेटर है? सी एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी जहाँ आप जा रहे हो इज दैट पर्सन मेडिकली ट्रेन्ड, किस फील्ड के डॉक्टर है वो। अगर आपका हड्डी टूटा हुआ है 2 हिस्सों में और आप फिजियो के पास जा रहे हो और फिजियो बोलता है मैं इसको जोड़ दूंगा, प्लीज इट्स, आपको इतना समझना चाहिए कि उसका काम ही नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है, राइट। सेम वे अगर आप पेट दर्द के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा रहे हो और ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको दवाई दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप गलत आदमी के पास गए हो, राइट। एवरी वे इट्स सेम, बट द थिंग इज जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप चाहे एक्यूपंक्चर कराओ, चाहे हिजामा कराओ, चाहे आप स्टीम कराओ, चाहे आप अभी केरला मसाज स्टार्ट हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें जब करते हो मस्कुलर स्टिफनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। एज आई टोल्ड यू, वी हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स इन मुंबई एंड अराउंड केरला एंड हैदराबाद, जहाँ ये मैक्सिमम लोग एक्यूपंक्चर और हिजामा करते हैं, हाई डायबिटीज़ में जहाँ इन्फेक्शंस होने लगे हैं उनको। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। दैट्स अ मेन रीज़न कि मैं 10 बार पहले उनको पूछता हूँ कि आपके मेडिकल इश्यूज हैं क्या इस ट्रीटमेंट के जाने से पहले। और एट द सेम टाइम आई डोंट टेल पीपल नॉट टू गो, टेल देम बी केयरफुल विद दीज थिंग्स, दैट्स इट, राइट। आपको लगता है कि ऐसी जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उन्हें इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास है नॉलेज, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो दे कैन डिफरेंशिएट, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो बस कहीं सुनी पे जाते हैं, इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं किसी को कह रही हूँ ये डॉक्टर अच्छे हैं, मेरा फर्क हो गया इस चीज़ से, तो अगले दिन वो अपने पूरे खानदान को प्रिस्क्राइब करता है कि वहीं चले जाओ। बिल्कुल। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए आपको लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में? बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बार JN के 2-3 बार प्रोग्राम्स भी किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। एक रेडियो प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया टीवी पर, वेयर आई वांट टू टेल पीपल कि यहाँ मैक्सिमम लोगों को हुआ है कि अगर इस पत्थर बीट अस्कर क्वेश्चन दोवर, अगर इस पत्थर पर नमाज हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम झुक गए हमारे बैक में पेन हो जाएगा। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दोज आर डिफरेंट कंडीशंस। कई कंडीशंस ऐसी है जिसमें आप अतयातों में नमाज में बैठोगे यू विल फील बेटर, आप सजदा करोगे यू विल गेट बेटर, दैट विल बी वन ऑफ द एक्सरसाइज फॉर यू। तो ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है कश्मीरीज के लिए, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस डिफरेंट है, राइट। और जो विंटर्स में मैंने बोला एक जगह बैठते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर टाइटनेस और स्टिफनेस आती है, वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है मसल की। और आप देखो यहाँ पे जब भी मैं चेक करता हूँ किसी पेशेंट को, उसका स्ट्रेंथ कम नहीं होता है, वो 25-30 किलो एक बार में ऐसे उठा लेगा, लेकिन आप उनको बोलो न्यूज़पेपर ऐसे पकड़ने के लिए 10 सेकंड तो पेन होने लगता है। वैसे ही लेडीज़ का हाल है, आप उनको बोलो कुछ भी करने के लिए, कुकिंग में बोलो स्टरिंग करने के लिए 2 सेकंड के लिए तो पेन होने लगता है। सो दोज आर बेसिकली द इलास्टिसिटी, जो मसल फाइबर्स की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इस वेदर में मैंने देखा है, कश्मीर के वेदर में मैक्सिमम हो क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से अब यहाँ कंटिन्यूसली कंसल्टेशन कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बोला, लोग पानी बहुत कम पीते हैं और विटामिन D3 और B12 लेवल्स बहुत लो है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर हॉस्पिटल में अगर देखोगे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, बट खाली एक इशू है जहाँ उनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत कम है। बिकॉज सॉरी टू से दैट थोड़ा ईगो इश्यूज भी है, जो हमको चाहिए कि वो थोड़ा हम सब लोग थोड़ा ईगोज़ को, अपने ईगोज़ को थोड़ा नीचे रख के पेशेंट के बारे में सोचे। अगर वैसा कर सकते हैं तो अगर एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन आज भी, आप दुनिया का कोई भी ऑर्थोपेडिक टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करो, ही विल टेल यू कि मेरी सर्जरी तभी 100% कंप्लीट होती है जब उसका फिजियोथेरेपी सेशंस उसके बाद होते हैं। सो जब फंक्शनली पेशेंट ट्रेन होता है तो आई से कि मेरी सर्जरी 100% सक्सेसफुल हो गई। अगर उसके
चलने में फिर वो लिम्प रहा और अगर वो नी सीधा नहीं कर पाए, मेरी सर्जरी 100% थी लेकिन वो फंक्शनली ठीक नहीं हुआ, दैट मीन्स इट्स नॉट अ सक्सेसफुल। या सो अगर वो यहाँ पे हो सके, बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा कश्मीर के सर्जन जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ऐसा मैंने देखा यहाँ की सर्जरी जब मैं देखता हूँ, मैंने अभी आज एक पेशेंट आए थे, अभी मैंने देखा उनका शोल्डर का सर्जरी, कितनी अच्छी तरह वो सर्जरी किया और तो उनका शोल्डर जॉइंट पूरा फ्री है। और मेरे लिए अब इतना ईजी है उनको सेशन, बोला अरे मुझे तो 6 महीना बोला, मैं बोला मैम नहीं 6 महीने नहीं, आपको 1.5 महीने में ही आपका शोल्डर पूरा फ्री हो जाए, बिकॉज उनने जॉइंट को टच ही नहीं किया, उनने खाली बोन को कवर किया, आपका जॉइंट बिल्कुल फ्री छोड़ा है। सो हम लोग आपके जॉइंट के साथ काम कर सकते हैं जब हमको एक्सरे समझाया उसको। तो वैसे अगर काम हो सकता है विल बी वेरी गुड फॉर कश्मीरीज। बट थोड़ा अगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, फिजियोज हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, अगर वो साथ में काम करें तो विल बी वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स। जरूरत है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की, बहुत तभी बहुत जाके और कम्युनिकेशन की। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है सर्जरी के बाद तो मैं एक प्लान बनाता हूँ उनका, मैंने क्या देखा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया, और उसकी कॉपी मैं पेशेंट को देता हूँ, बोलता हूँ इसका पिक्चर लेके अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भेज दो कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उनको पता चल जाता है कि अभी क्या चल रहा है, बिकॉज उन्होंने सर्जरी किया है। तो इन केस इफ दे फील कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, राइट, तो हमको फटाफट फ़ोन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अभी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल हैं, जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू, राइट, उन्होंने मुझे भी एक वैसे वो बुक लिख रहे हैं, तो दे वांट टू राइट अ फिजियोथेरेपी चैप्टर इन दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड जनरल फिजियोथेरेपी। जैसे यहाँ कोई बोलता है ना, अरे आप तो ग्राउंड पे फटाफट प्लेयर्स को खड़ा करते हो, हमको क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए उस अवेयरनेस में उन्होंने एक चैप्टर डाल दिया उसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें फिजियोथेरेपी। सो दैट इज वन ऑफ द अवेयरनेस एज वेल फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, कि हम लोग क्या कर रहे हैं फिजियोथेरेपी। कि इसमें गलती फिजियोथेरेपिस्ट की भी है, अगर आप नहीं लिखोगे, डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, आप उनको मेल नहीं, उनको कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। और देन दे विल हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि भाई ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, तो मेरी सर्जरी तो सेफ है, सो मुझे 100% ये पेशेंट मेरे लिए कल 10 पेशेंट और ला सकता है। सो वो एक कम्युनिकेशन, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन का लिख के आता है क्या क्या सर्जरी किया, कौन सा नेल डाला, कौन सा प्लेट डाला, किस एरिया में डाला, वैसे एक फिजियो का जॉब है कि वो लिख ले क्या कर रहा है, क्या करने वाला, क्या एग्जामिन किया और क्या सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है पेशेंट की। सो दैट विल बी इजियर टू कम्युनिकेट। डेली हैबिट्स और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स टेलर मेड, राइट। सबसे पहले पानी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नमाज तो सब लोग यहाँ कश्मीर में पढ़ते ही हैं, सबसे बेस्ट है वो, राइट। फिर हम लोग हमेशा बोलते हैं वॉक करने जाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 2-2 घंटा वॉक करने लगते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन डू 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स। सबके यहाँ मैक्सिमम लोग के गार्डन है, शाम को जा सकते, वेदर इतना अच्छा है, दे कैन वॉक अ बिट, देन दीज आर द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज एंड देन दे कैन मूव देयर आर्म्स, लिम्स। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई कंडीशन है जिसमें आपका पेन, अभी मैं आपको बोलता, किसी का शोल्डर पेन है, उसने ऐसे मूव किया तो इट बिकेम बेटर। अब उसको एक फ्रेंड मिल जाता है, बोलता है मुझे शोल्डर पेन, मैं उस पर सो गया था, वो बोलता है ऐसे करो इट विल बी बेटर, वो करता है, पेन बढ़ता है, बोलता है करो करो कुछ नहीं। सो दैट्स वेयर इट इंक्रीजेज द पेन, बिकॉज ही डजंट नो कि उनका तो स्प्रेन हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, उनका पेन बढ़ रहा है, बट वो उसको वो गलत नहीं बोल रहा है क्योंकि उसने ठीक किया था अपना, he had a stiffness and this guy has an inflammation. So ये diagnose करने के लिए, that's why we say to go to physio, go to the orthopedic surgeon or go to the physician who can tell you exactly कि क्या हो रहा है। सर, वन थिंग यू विश लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, जो ना बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में, ऐसा कोई पॉइंट? The difference between a stiffness and inflammation, because वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उनको पेन होता है, वो बोलते हैं मैं थोड़ा आगे और झुकता हूँ मुझे बेटर लगेगा, लेकिन अगर झुकने से पेन बढ़ता है तो डोंट डू इट, गिव इट अ रेस्ट। लेकिन अगर झुकने से आपका पेन कम हो रहा है, स्ट्रेचिंग से पेन कम हो रहा है, तो गो हेड, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्टिफनेस खत्म हो जाएगा, राइट। अभी आप पूरा दिन, ये आजकल आप देखते हो बहुत शादियां चल रही हैं, दिन में एक शादी, शाम को एक शादी, पूरा दिन खड़ा रहते हैं, काफ मसल पेन, हिप पेन, बैक पेन। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उठो, स्ट्रेच करो, यू फील बेटर, so that stiffness, soreness goes away. But if the pain increases, so you better go to the physio and get it checked.
फ्रिक्वेंटली लोग अभी थोड़ा सा अगर स्ट्रेन हो गया या एग्जॉशन हो गया है तो शाम को बंदा टैबलेट उठा के खा लेगा, ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज मैंने आपको वापस बोला ना, इसके लिए एक एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। दवाई ऐसे खाना ठीक नहीं है आपके इंटरनल सिस्टम के लिए, यू डैमेज योर इंटरनल सिस्टम टिल द टाइम यू डोंट कंसल्ट योर डॉक्टर। बेटर इज टू कंसल्ट द डॉक्टर। तभी अभी आप देखो ना, आपको जब लाइट चली जाती है घर में, आप लोग क्या खुद ठीक करते हो? किसको बुलाते हो? आपका सोफ़ा ख़राब हो जाता है, बेड टूट जाता है तो कारपेंटर को बुलाते हो। तो जब आपकी खुद की प्रॉब्लम होती है तो आप खुद क्यों ट्रीट कर रहे हो उसको? आपके पास है ना स्पेशलिस्ट, राइट? आप कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को 1000 रुपया देते हो ठीक करने के लिए, लेकिन जब खुद की प्रॉब्लम होती है उसको आप इतना लाइटली लेके मेडिकल टैबलेट खा लेता है, वो मैं ठीक हो गया इससे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग यू आर वर्किंग विद योर सिस्टम। अगर आप उसमें अगर थोड़ी सी अपना माइंड लगा ले और थोड़ा सा सोचे इस बारे में कि सेहत पहली चीज़ है। आप ठीक रहोगे तो सोफ़ा भी बनेगा, लाइट भी रहेगी, सब आएगा, लेकिन आप पहले खुद ठीक रहो। सर अगले 10 सालों में फिजियोथेरेपी के फील्ड को कहाँ देखते हैं? अभी तो बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी फिजियोथेरेपी वर्ल्ड मैप में बहुत आगे, और मेनली इंडिया में हम लोग बहुत आगे ऊपर आ चुके हैं। अभी आप देखोगे, अभी सितंबर 18 को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। तो उसमें मैं एक डिस्कशन कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, हाउ डिफरेंट इट इज़ एंड हाउ दे शुड वर्क टुगेदर। फॉर्चुनेटली आई एम कोऑर्डिनेटिंग इट, सो आई एम द बेसिकली asking them the questions. फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या एडवाइस देंगे उनको इनिशियल स्टेज पे? सीधा अभी आप देखोगे ना, यहाँ से काफ़ी बच्चे मेरे साथ अभी आए, अपने क्लिनिक बंद करके मेरे साथ आए बॉम्बे काम करने के लिए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। दे थिंक कि है ही नहीं कुछ इसमें। अब ये है कि वहाँ उनको 8 to 8 काम करना पड़ रहा है। उसके बाद प्राइवेट विजिट्स, वहाँ कोई लिमिट नहीं है काम का। अभी आप यहाँ पे देखते हैं इस क्लिनिक को, ये आई थिंक ये पहली बार ऐसा हो कश्मीर में कोई क्लिनिक सुबह 7 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे बंद होता है। और लोग जानने लगे हैं कि पहले बैंक के सब HDFC बैंक, JK बैंक वाले सब बोलते थे सर हमारा तो 6-7 बजे ऑफिस बंद होता है, 6 बजे आपका क्लिनिक बंद होता है, तो कहाँ जाए? सो फॉर दैट वी डिसाइडेड टू कीप इट ओपन टिल इवनिंग। सो स्कोप बहुत है। अब आपको बेसिकली क्या, अभी ब्रांचेस हो गए हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर संजीव झा, फिर हमारी वुमेन सेल हमने बनाई जिसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर रुचि वर्षिनी है। तो हम लोगों ने एक सेल्स बना, मैं जैसे स्पोर्ट्स सेल का हेड कर रहा हूँ, आई एम द चेयरमैन ऑफ इनोवेशन कमेटी वेस्ट जोन का। तो हम लोगों ने ऐसे कमिटीज़ बनाई कि हम लोग कैसे काम करें और यंगस्टर्स को कैसे ऊपर लाए। और अभी जो लगता है मुझे कि जितने भी फिजियोज आ रहे हैं अभी, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड हार्ड वर्किंग फिजियोज। वो अगर कोशिश करें ना तो हम लोग बहुत आगे। अगले 10 साल में तो आप देखोगे, पहले होते थे ना फैमिली फिजिशियंस होते थे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, लास्ट हमारा अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस था तो उन्होंने लाइव बोला कि पहले पहले फैमिली फिजिशियन होते थे, अब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लोगों को आपके क्लिनिक आना हो, एक बार एड्रेस बता दें यहाँ का, और आपकी अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में। सी मैं एवरी मंथ आता हूँ विद अपॉइंटमेंट्स। हम लोग कभी एवरी 15 डेज, कभी एवरी 20 डेज, डिपेंड करता है किस डेट पे होता है। और हम करानगर बाल गार्डन 22 में हैं यहाँ पे। और अगर किसी को भी कभी भी, दे कैन कॉल मी डायरेक्टली। माय नंबर इज़ 9821037013, 9821037013। किसी को भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कभी मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो बुरा मत मानना, उस टाइम पे हो सकता है मैं पेशेंट के साथ, आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल सकते हैं तो मैं उनको वापस फ़ोन किया करूँगा। लोगों में ये नोशन भी है कि फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। तो उस चीज़ को कैसे सी हम लोगों ने कैसे रखा है, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम लोग सीनियर सिटीजन से कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, या किड्स बिलो 14 से कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, या स्पोर्ट्स किड हो कोई भी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, बिकॉज हम उनसे कंसल्टेशन नहीं लेते हैं ताकि वो हमारे पास पहुंच सके। और अगर उनके पास कभी कभी होता है कि इकोनॉमिकली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती, तो हम उनको खाली एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं कि अभी क्या करना है। और हफ्ते में 2 दिन
हमने जो ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज रखे हफ्ते में 2 दिन, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जैसे आपके घर में कोई हेल्पर है, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं पे कर पाते, तो उनके 2 दिन रखे ट्यूसडे और फ्राइडे, जिनके मिनिमम चार्जेस में 150 रुपीज़ में उनका ट्रीटमेंट, जो 500 का या 800 का वो 150 में उनका हो जाता है। या कई लोग ऐसे जो नहीं पे कर पाते, जो पैरालिसिस पेशेंट्स हैं, जो काफ़ी दूर से आते हैं, तो उनके लिए हमने एक छोटा ट्रस्ट रखा है जो उनको हेल्प करता है। लेकिन वो ट्रस्ट का पहले एक ह्यूमन एड सोसाइटी है बारामूला में, वो उनका चेक करती है, उनका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही उनका एक लेटर आता है हमको ह्यूमन एड सोसाइटी के, इट हैज़ बीन वेरीफाइड, अब इस पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे कर सर फ्यूचर में हम आपके क्लिनिक के और ब्रांचेस देखने को मिलेंगे हमें वैली में? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक रिहैब सेंटर बने यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे है काफ़ी चीज़ें हैं, बट एक रिहैब सेंटर जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि जो हम फैसिलिटीज़ मुंबई में, दिल्ली में दे रहे हैं, वो हम लोग यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है वो सेंटर बनाने की। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं अभी, हुआ इंटेंशनली रेडी टू डू इट। तो उसमें बेसिकली हमारी अशाई फैमिली है, आपने सुना होगा अशाई स्कूल, अशाई ब्रिजेस, काफ़ी हमारे एक अंकल थे, अल्लाह उनको कब्र पर नूर करे, डॉक्टर फारूक अशाई, जिन्होंने बर्ज़िला बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल बनाया। पता नहीं आपको मालूम हो गया नहीं, बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल था दुनिया का, पूरी दुनिया का, दुनिया में कहीं नहीं था सेपरेट बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल, जो सेपरेटली एक हॉस्पिटल बनाया गया था, सिर्फ कश्मीर में था, और वो डॉक्टर फारूक अशाई ने बनवाया था उस टाइम पे, एंड ही वाज नोन एज फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, राइट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अशाई रिहैब सेंटर बने, जहां हमारी अशाई फैमिली के ही जो डॉक्टर्स हैं, चाहे फिजिशियन है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर महमूदा अशाई हमारी आई स्पेशलिस्ट रही हैं, जो अभी जीएमसी मेडिकल कॉलेज में शी इज़ रिटायर्ड और लेक्चर्स देते हैं। तो ऐसे जो हमारे से अब हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरी डॉटर अभी एमबीबीएस कर रही है, मेरे कज़न्स के उनके बच्चों ने एमबीबीएस किया है, सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आके जब भी यहाँ कश्मीर में हो या यहाँ कर रहे हो, तो हफ्ते में 1 दिन वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन दे लोगों को। सो यही एक उम्मीद लेके हम लोग एक कोशिश करें एक सेंटर बनाने। I wish you all the best for your plan, and ये सुन के ही बहुत दिल को तसल्ली मिलती है कि जो सन ऑफ द सॉइल होता है वो अपनी सॉइल के लिए कुछ करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। सी ये मैंने बहुत बार सुना, ये सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल। अब किसको कहाँ की मिट्टी मिलने वाली है कुछ पता नहीं है, राइट। लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और ये किसी के लिए नहीं, हम लोग वी आर नॉट, आप मुझे 2 दिन से चेज कर रहे हैं, राइट। 2 दिन से आप मुझे, ये आप किसके लिए कर रहे हो, राइट। आपको एक खुशी मिल रही है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं, ये कि मैं कैसे, ये आपको एक तरीका है हेल्प का। अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें, सब कुछ दूसरे लोग, तो नहीं हो सकता है। मेरा एक फिजियोथेरेपी एक लिमिटेशन है, मैं फिजियोथेरेपी में क्या कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए, आई कैन डू इट। आप जो कर रहे हो, आप उसको एनहेंस कर रहे हो, मेरे फिजियोथेरेपी को मैं आपके थ्रू एनहेंस कर रहा हूँ, राइट। तो आप ये आवाज़ पहुँचा रहे हो लोगों की तरफ। सो इट्स अ combined work. That's why I told you orthopedic surgeon, physician, neurosurgeon, physiotherapist, acupuncturist, acupressurist, chiropractors, सब लोग जो है, अगर if they know their limit, then it's fine. When you go beyond limit, that's where the problem starts. Thank you so much. It was nice interaction. Thanks a lot. Thanks.